नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। 2-3 रोज पहले जो खबर आई थी कि ये प्रधानमंत्री, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी महोदय ने जो 3 मूर्ति भवन जो कि जवाहरलाल नेहरू का आवास था, उसको बोलते हैं 3 मूर्ति भवन, तो 3 मूर्ति भवन से बदल करके उन्होंने कुछ उसमें परिवर्तन करा करके वो प्रधानमंत्री संग्रहालय मतलब प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम, तो उसमें देश के जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनका वर्णन, उनकी उपलब्धियों के साथ ये संग्रहालय मोदी महोदय ने बनवाया है। लेकिन ये कौन सा योगदान इन जो शासन पर बैठे लोगों ने दिया, उससे ज़्यादा जरूरी है हमारी आवाम को अधिकार है जानने का। इन शासन पर बैठे लोगों ने क्या क्या गद्दारियां की देश के साथ, वो ज़्यादा जरूरी है। शास्त्री जी, मोरारजी देसाई और इन दोनों अपवादों को छोड़ दीजिए तो बाकी जो प्रधानमंत्री हैं वो कितने तिकड़म के साथ और खास करके ये जो नेहरू फैमिली के जीएनपीसी के जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ये कितने तिकड़म के साथ बने हैं, क्या क्या इस देश को तकलीफें दे करके बने हैं, क्या क्या घोटाले किए हैं, क्या क्या लूट मचाई है, तो यह भी जानने का हमारी आवाम को हक है, अधिकार है। तो मोदी महोदय ने जो है इन प्रधानमंत्रियों की महिमा को, महत्व को देश की जो देश की हमारी आवाम है उससे आवाम है जिसको हक है जानने का कि इन जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इत्यादि और भी उसके साथ हैं, इन लोगों ने क्या क्या गद्दारियां की देश के खिलाफ और क्या क्या तिकड़म किए, वो जानने का जो हक है जो आवाम का, उसको ये प्रधानमंत्री
कि प्रधानमंत्री संग्रहालय की जो सोच है उसके नीचे रखा। कहने का मतलब ये है कि इस देश की आवाम को पूरा हक है जानने का, और सारी यही जानकारियां जो है इसे संग्रहालय इत्यादि के माध्यम से वो छुपाई गई हैं। अब जो है वो जो नेहरू का ही ले लीजिए, सन 47 के पहले तो जो हमारे सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ क्या क्या इसने साजिशें की और जो भी इसने मरवाया भी, और 15 अगस्त सन 47 के अवसर पर देश का विभाजन करके, और ये मोदी सरकार इतनी शातिर है और देश के साथ धोखेबाज है ये, कि जब ये भारतीय जनता दल इसके विषय में बताना इसने शुरू किया, अपनी भारतीय आवाम को जगाना इसने शुरू किया, तब ये उस बात को ढकने के लिए ये जो है, अब चूंकि इनके पास साधन है, मीडिया वो इनके साथ है, अकेला भारतीय जनता दल अभी सोशल मीडिया के जरिए वो जगाने की कोशिश कर रहा है, तो अपने पूरे साधनों के साथ जो है ये विभाजन विभीषिका करके एक प्रकरण लाने की बात वो सोच रहे हैं। तो उस विभाजन विभीषिका में क्या करेंगे कि जिन्होंने देश को बंटवाया, मतलब कि वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, देश के गद्दार, और वो किसी गद्दार ने देश के गद्दार, उनके पापों को ढकेंगे और ज़्यादातर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को जिम्मेदार बनाएंगे, जिन्ना के मत्थे जो साजिश जो इसे जीएनपीसी ने की है कि देश बंटवाया मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने, और मत्थे मढ़ा जो है वो जिन्ना साहब के, उसी साजिश को और पुख्ता करेंगे, और उसमें से कितना इनको वोट मिल सकता है वही चीज आगे बढ़ाएंगे। ये वो शर्त है। कहने का मतलब यह है कि आरएसएस अपने को कहती है ना कि हम एक राष्ट्रभक्त संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है। जब देश बंट रहा था तो इसने कोई विरोध किया आरएसएस ने कि देश बंटना नहीं चाहिए, बल्कि कई नेताओं ने, अरुणा आसिफ अली ने तो चिट्ठी भी लिखा था इस मोहनदास करमचंद गांधी को, कई चिट्ठियां भी लिखी, लेकिन चूंकि ये मोहनदास करमचंद गांधी आमादा था देश बांटने के लिए, आमादा इसलिए था कि उसको नेहरू को ही जो है वो प्रधानमंत्री बनवाना था, और नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाने में जो सबसे बड़ी बाधा ये थी कि उधर जो है वो जिन्ना ने भी प्रधानमंत्री पद का दावा किया था, तो उसको शांत करने के लिए भारत का टुकड़ा काट करके उसके मुंह में डाल करके उसका मुंह बंद करना था, उसको शांत करना था। ये साजिश थी जो है ये मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू की, जिसमें कि ब्रिटेन भी शामिल था, और ब्रिटेन का जो प्रतिनिधि था वो माउंटबेटन, वो भी उसमें शामिल था। तो ये उसकी कहानी है। तो देश को न बटे, ये कोशिश थी जो है अरुणा आसिफ अली की थी, और लोगों की थी, ऐसी बात नहीं थी। तो ये आरएसएस कहाँ था जो अपने को राष्ट्रभक्त कहता है, हमारा देश न बटे इसके खिलाफ कोई अभियान चलाया?
कहीं कोई वक्तव्य दिया, बल्कि आरएसएस के लोग ये कहते सुने जाते हैं कि बंटवारा जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो बंटवारा इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट उनके अनुसार इनकम्प्लीट का मतलब है कि यहाँ की जो बाकी बचे हुए हमारे इस्लाम आस्था के हैं, वो भी क्यों नहीं पाकिस्तान भेज दिए गए। ये उनके उदाहरण है आरएसएस वाले। और ये सीधे सीधे जो है उससे नेहरू के साथ हो गए, जो गद्दार नेहरू के साथ हो गए। तो अब आरएसएस पर ये प्रकरण नहीं है, लेकिन आरएसएस भी एक धोखेबाज किस्म का संगठन है। और मैं बराबर कहता हूं कि सिर्फ आरएसएस पर ही ये बात लगाई जाए, बाकी और जो तंजीमें हैं जो चल रही हैं, जमायत उलेमा, जमायत हिंद, इस टाइप के तमाम हैं, और 2010 और होंगी, वह भी जो है वो कट्टरवादी तत्वों के साथ मिलकर के देश विभाजन की जो आग लगी थी उसमें वो घी डाल रहे थे। तो ये बीजेपी जो है विभाजन विभीषिका करके जो प्रकरण लाएगी, तो यही करेगी वो इन दोनों गद्दारों की देश विभाजन में क्या देश के खिलाफ भूमिका रही है उसको भी छिपाएगी, नेहरू की भी छिपाएगी, गांधी की भी छिपाएगी, और जो है और इसके लिए जो है कुछ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से कुछ नेताओं को जिम्मेदार वो बता देगी, कुछ ऐसे तत्वों का संदर्भ वो दे देगी, वोट बटोर लेगी। और जो है जो साजिश एनपीसी ने किया है कि देश बंटवाया नेहरू और गांधी ने, और उसका इल्जाम उसका ठीकरा जो है जेएनपीसी वालों ने फोड़ा जिन्ना साहब के मत्थे, वही साजिश, उसी साजिश को ये और पुख्ता करेगी। तो यह भी देश के लिए अभिशाप है। और सारी वो जानकारियां जो इस देश के लिए जरूरी है और हमारी आवाम जिसके लिए हकदार है, और जिसको जेएनपीसी ने बराबर वो छुपाया है, उसी को छिपाने का एक दूसरा प्रयास इस बीजेपी का है, जो वो प्रधानमंत्री संग्रहालय बनवा करके या विभाजन विभीषिका के जरिए, चाहे कश्मीर फाइल हो, चाहे ताशकंद फाइल हो, हर एक सब्जेक्ट को, हर एक वो विषय जिस पर पूरी जानकारी जिस पर पूरी जानकारी पाने का हमारे देश आवाम को हक है, वो हर विषय को छुएगी, और छू करके फिर जेएनपीसी की ही तरह जो है उस चीज को ढकेगी। ताशकंद फाइल जो है इसने बनाया विवेक रंजन अग्निहोत्री ने, तो क्या किया, जो असली उसका किरदार था इंदिरा गांधी है, उसको ये छुपा गया। कश्मीर फाइल बनाया, कश्मीर की पूरी समस्या की जड़ में है वो नेहरू, उसको ये छुपा गया। तो इस तरह से वो साजिश हो रही है कि हर वो विषय जिस पर हमारी पूरी देश के अवाम को जानने का, पूरी जानकारी पाने का पूरा हक बनता है, ये बीजेपी उन विषयों को हर एक उस विषय को टच करके जो है जेएनपीसी के ही पक्ष में जो है वो माहौल वो बना करके उनके जेएनपीसी के पापों को वो ढकने की कोशिश करेंगे। इस संबंध में भारतीय जनता दल ये अपने
देशवासियों, अपने जो भारतीय आवाम है, अपने जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं और अपने देश के समक्ष ये विश्वास दिलाता है कि जब भी भारतीय जनता दल को मौका मिलेगा, अर्थात जब भी अपने जो भारतीय आवाम का आशीर्वाद के जरिए सत्ता का उपकरण भारतीय जनता दल के हाथ में आएगा, तो प्रधानमंत्री संग्रहालय से बड़ा अमर शहीदों का संग्रहालय वो बनवाएगा, जिसमें हमारे, विशेष करके हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलियू इत्यादि कुछ और, इनकी जीवनी के विषय में, इनके योगदान के विषय में, इनके जो है कुर्बानी शहादत के विषय में पूरा वर्णन आपको उस संग्रहालय में मिलेगा। देश उससे परिचित होगा। ये मोदी महोदय ने देश के गद्दारों को, देश जो प्रधानमंत्री बन गए थे, वो प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाकर उनके जो पापों को ढकने का जो साजिश की है, उसके खिलाफ जो है ये अमर शहीद संग्रहालय ये बनवाएगा और उस पर चर्चा होगी। चर्चा इस पर भी होगी कि सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर जब चर्चा होगी तो यह भी चर्चा होगी कि किस प्रकार ये जो है और उसको उजागर किया जाएगा कि किस प्रकार ये मोहनदास करमचंद गांधी साजिश करके हमारे सुभाष चंद्र बोस को अपमानित करने के लिए 1939 में त्रिपुरी के कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में क्या क्या साजिशें इसने की, वह भी देश को बताया जाएगा। जब तक जिनको इन सबों ने देश का पिता, देश का बाप, देश का चाचा बना के रखा हुआ है, उनकी असलियत जो वो बताया जाएगा। तो क्या क्या साजिशें की और किस प्रकार उन मतलब कि ये मोहनदास करमचंद गांधी और उसकी टोली ने हमारे सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष न बनने के लिए क्या क्या साजिशें की और हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने उस साजिश को नाकाम करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष का पद वो जीते। और इसके बाद फिर कैसी इसने साजिशें की जिससे सुभाष चंद्र बोस जो कि चुनाव में जीत चुके थे, अपने बड़े उद्देश्य को हासिल करने के लिए वो जो है और बड़े उद्देश्य को भी, और उन्होंने देखा कि पूरी जो मंडली है ये तो गांधी की इर्द गिर्द घूमने वाली और जो है अंग्रेजी सरकार की ये दलाल और अंग्रेजी सरकार की मुखबिर और उसकी चमचा है। तो जितना मेहनत इसको सुभाष चंद्र बोस देशभक्ति के लिए लगा दे उससे बढ़िया है कि और ताकतों को इकट्ठा करें और ये ताकत जो है बलपूर्वक ही जाएंगे। अंग्रेज जो है विनती से नहीं जाएंगे, प्रार्थना से नहीं जाएंगे, हाथ जोड़ने से नहीं जाएंगे, ताकत के बल पर। और ताकत उन्होंने वो इकट्ठा किया। जर्मनी और जापान से सहयोग करके जो युद्ध बंदी थे द्वितीय विश्व युद्ध के जो भारतीय युद्ध बंदी थे, इन शासकों से बात करके जर्मनी और जापान के, तो उससे उन्होंने संगठित किया आज़ाद हिंद फौज। अच्छा, इसी बीच में एक आवश्यक जानकारी देना बहुत जरूरी है कि ये जब यूट्यूब एक सोशल मीडिया का एक हिस्सा है, उसके जरिए भारतीय जनता दल अभी फिलहाल भारतीयता और भारतीयता आधारित एकता के अभियान में के मुहिम में लगा हुआ है। आवाम भी हमारी इसमें शामिल हो रही है, जागृति भी आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी
जो कि अपने को राष्ट्रवादी और देशभक्त कहती है, इस भारतीय एकता की सबसे मुखर और सबसे मुखर ये विरोधी माने सबसे मुखर विरोधी ये बन गई है। देश इस भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता है कि तुम देश को बताओ कि तुम्हारा किस प्रकार का यह राष्ट्रवाद है जिसमें भारतीयता के लिए और भारतीय एकता के लिए कोई जगह नहीं है। देखिए, ये बात वो जो बीजेपी के सिखाए पढ़ाए शुद्ध भैया आते हैं, उनके वक्तव्य को हम महत्व नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि वो सिखाए पढ़ाए किराए के रहते हैं। वो कभी भी वो भी मुकर सकते हैं, और जो उनको सिखाया पड़ा है वो भी मुकर सकते हैं। महत्व इसका नहीं है कि वो उन्होंने कहा और मुकर गए। महत्व इसका है कि वो उनकी मानसिकता क्या है, उनकी मेंटेलिटी क्या है, उनका माइंडसेट क्या है, ये जानने में मदद मिलती है। तो वो कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सिखाए पढ़ाए जो छुट भैया आते हैं, कहते हैं कि ये भारतीयता क्या होती है, भारतीय एकता क्या होती है, और भारतीय एकता अगर आ गई तो मूल्य भी अपने साथ में बैठेंगे। और इस तरह की बातें वो जो सिखाए पढ़ाए बीजेपी के आते हैं सब, हम इसको बराबर कहते हैं कि ये बात वो भी मुकर सकते हैं, और जो उनको सिखाता पढ़ाता है वो भी मुकर सकता है। और इसके सभी और काफ़ी इसके नेता भारतीय जनता पार्टी को वो भी मुकर सकते हैं। लेकिन इससे उनके अंदर की जो मानसिकता है उसको पढ़ने की जरूरत है। इसी मानसिकता के जरिए वो जो पूरा देश में जो है एक जहर ये फैलाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। आवरण कुछ भी हो, आवरण माने उसका स्टिकर या मुखौटा, राष्ट्रवाद फलानेवाद, लेकिन जो जिस मानसिकता से वो काम कर रहे हैं उस मानसिकता को समझने की जरूरत है। तो वो उनकी मानसिकता बताते हैं कि यदि भारतीय एकता आ गई तो मूल्य भी साथ में बैठेंगे। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस मेंटेलिटी से काम करते हैं वो भी उनको जानना चाहिए। और देश तो खैर धीरे धीरे जान ही रहा है कि चाहे मुल्ला हो, चाहे मौलवी हो, चाहे पादरी हो, चाहे पंडित जी हो, सबको ये भारतीय जनता दल कह रहा है कि आप भारतीय हैं और आपको भारतीय की तरह आपको रहना पड़ेगा, और जो भी एकता है वो भारतीयता के आधार पर ही होगी। इतनी छोटी सी बात, इतनी मोटी सी बात भी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता में घुस नहीं रही, और शायद घुसती भी होगी। वो तो शातिर है। कई उदाहरण अब और भी हैं। फेसबुक पर यह देखा गया कि एक हल्ला बोल कार्यक्रम आता है आज तक में, और ये भारतीयता का जो मुहिम चल रही है उससे प्रभावित होकर एक हमारी भारतीय बहन जितने भी उसमें बैठे थे प्रवक्ता, उनसे कहा कि क्या अब जो है वो त्रिवेदी हैं, फलाने हैं, ठिकाने हैं, क्या आप अपने को भारतीय नहीं मानते? हालांकि ये भी बात थोड़ी सी सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल भाई, मानने का क्या सवाल है? भारतीय की तरह आपको वो व्यवहार करना पड़ेगा। इस संबंध में भारतीय जनता दल पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि किसी को भारतीय बनने की जरूरत नहीं है, वो भारतीय पहले से हैं। लेकिन भारतीय होते हुए भी
भारतीयता के विपरीत आचरण करते हैं। ये वैसे ही है कि जैसे मनुष्य है, लेकिन उसका आचरण कभी कभी पशु की तरह होता है, वही तो है। तो वो मनुष्य होते हुए भी पशुवत जो व्यवहार करता है, प्रॉब्लम उस मनुष्य से होती है। वही हाल जो है, जितने भी हमारे देश के लोग हैं वो भारतीय हैं, लेकिन उनका जो व्यवहार, आचरण, सोच, बर्ताव सब जो है वो भारतीयता के खिलाफ होता है। प्रॉब्लम इससे है। और कभी कभी वो झोंक में एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, एट द इम्पल्स, हाँ हम भी भारतीय हैं। जैसे कि जो इसी प्रकरण में जब वो भारतीय बहन ने ये सवाल किया कि आप लोग अपने को भारतीय क्यों नहीं मानते, तो सुधांशु त्रिवेदी जो प्रवक्ता था बीजेपी का, वो पहले बोला कि हाँ हम तो जन्मजात भारतीय हैं। अरे भाई, भारतीय हैं, इस पर तो कोई सवाल ही नहीं है। आपका आचरण, आपका व्यवहार वो भारतीयता के और देश के खिलाफ है, ये प्रश्न है त्रिवेदी जी और बीजेपी वालों, ये प्रश्न है। तो भारतीय कहने के तो वो भी कह देगा, अखिलेश भी बोल देगा, मुलायम भी बोल देंगे, ममता बनर्जी भी बोल देगी, लेकिन उसका किस तरह से वो बर्ताव करती है, किस तरह से आचरण है, उसका व्यवहार है, वह जो है वह देश के खिलाफ है। इसीलिए भारतीय जनता दल उसको गद्दार बोलता है। गद्दार है भी ममता बनर्जी। तो ये जो बीजेपी वाले हैं वो कहते हैं कि हम, कोई कह दिया तो कि हम जन्मजात भारतीय हैं, ये तो इस पर तो कोई सवाल ही नहीं है। आप जो आपका जो व्यवहार आचरण है, जो जिस तरह से आप कर रहे हैं, वो भारतीयता के खिलाफ है। ठीक है। और उससे एक बात और निकल के आती है, जो कि बीजेपी के सिखाए पढ़ाए छुट भाई जो आते हैं, जो बात करते हैं भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से, कभी वो रोते हैं, कभी वो विनती करते हैं, कभी धमकी भरे। ये सब है सिर्फ सत्ता के लिए। तो धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये बीजेपी वालों का ये राष्ट्रवाद, देशभक्ति, ये कुछ नहीं है, सिर्फ सत्ता हथियाने के उनके टंट्रम्स हैं, उनके हथकंडे हैं। जैसे जैसे हमारी आवाम माने वो जागरूक हो रही है, उनमें जागृति आ रही है, वैसे वैसे इनकी धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। धड़कनें भी बढ़ रही हैं और इनकी धमकियां भी बढ़ रही हैं। तो फिर मैं कह दे रहा हूं कि जो उन्होंने कहा उससे वो मुकर भी सकते हैं, छुट भैया भी मुकर सकते हैं, जो उनको सिखा पढ़ा के भेजते हैं वो भी मुकर सकते हैं। लेकिन फिर इस तरह के वक्तव्यों से, हालांकि दूसरे दल, दूसरे राजनीतिक नेता इसी का प्रचार करते हैं कि हाँ हमको मारने की धमकी मिली, हमको कोई मारना चाहता है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हमको कोई मारना चाहता है। अरे मारना चाहे तो मार देना। मृत्यु से डर के तो काम वो नहीं होगा ना। लेकिन हाँ, ये संदेश उनमें जरूर जाएगा कि मृत्यु आए चाहे ना आए। और ये भारतीय जनता पार्टी के विषय में लोग जान लें कि ये राष्ट्रवादी बिल्कुल नहीं है। ये जेएनपीसी की तरह, यानी एक गुंडों की एक पार्टी है। इसमें दो चार वो नड्डा और वो आपके मोदी हैं, लेकिन नीचे के जो है वो वही है जो जैसे आपके जेएनपीसी के गुंडे हैं, सपा के गुंडे हैं, वही तो है। इसलिए वास्तविकता में वो भी वही माफिया का, वही गुंडे का, उसी लहजे में ये धमकी देते हैं।
तो राष्ट्रवादी वगैरह सब नहीं है। कभी 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 राष्ट्रवादी अपने को बोलेंगे, कभी कभी देशभक्त बोलेंगे, कभी सनातनी बोलेंगे, ये सब बिल्कुल झूठा। यह हमारे समाज के जो है जो छठे छठा एक ग्रुप है जो कि समाज का अभिशाप है। हैंकड़ीबाज, माफिया, गुंडा, इस टाइप से, उसी से तो ये सारी समस्याएं हैं। हमारा जो पूरा समाज है, चाहे वो किसी भी आस्था का हो, हिंदू सनातन का हो, हमारा इस्लाम आस्था हो, चाहे ईसाई आस्था हो, चाहे इसी का जो मेजॉरिटी है, जो बहुतायत है, वो तो शांतिप्रिय है। उसकी गलती यही है कि वो हेकड़ी बाजों के आगे वो झुक जाता है, उसके आगे वो नतमस्तक हो जाता है, घुटने टेक देता है। ये उसकी कमजोरी है। तो वही जो हेकड़ेबाज हैं, हैंकड़ीबाज जो हैं, इसी चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेएनपीसी हो, चाहे उसी में तो होते हैं। तो इसीलिए जो है आकर के तरह तरह के रंगों में जो सिखाई पड़ा है बीजेपी के, ये बराबर देखने को मिलता है। कभी भी वो सार्थक बात नहीं करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इस तरह के सवाल करते हैं, वो सिखाया पड़ा है बीजेपी के छूट रही है, भारतीयता क्या होता है। हम तो नहीं समझते हैं कि बीजेपी के लोगों को यह समझना हो कि भारतीयता क्या होती है, भारतीय एकता क्या होती है। और यदि बीजेपी को भारतीयता की समझ नहीं है तो वो बेहतर है कि वो सत्ता बिल्कुल छोड़ दे। पूरी सत्ता राज्य सरकारों की भी और जो है और केंद्र सरकार की, जिसको भारतीयता की समझ नहीं है, या भारतीयता पर ही जो है उसको सवाल करना है, भारतीयता पर ही उसका सवालिया निशान है। तो ये असलियत है भारतीय जनता पार्टी की, कि उसको भारतीयता पर ही सवाल करना है और उसी पर सवालिया निशाना भी साधना है। और उनका जो फल्मिनेशन है, बड़बड़ाहट, भारतीयता क्या होती है, भारतीय एकता क्या होती है, भारतीय एकता आ गई तो मूल्य भी साथ में आ जाएंगे, इस तरह की मानसिकता भी है। और यदि किसी ने कह दिया कि भाई क्या भारतीय है कि नहीं, हाँ हम जन्म से भारतीय, पूरी चीज को हमेशा जो है वो भ्रमित करती। भारतीय जनता दल ने बराबर स्पष्ट किया है कि हमारा व्यवहार बिल्कुल एक भारतीय नागरिक की तरह होना चाहिए। यानी हमारे नजरिए में, हमारे चश्मे में, हमारे देखने के तरीकों में किताब नहीं होना चाहिए कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, वो सिर्फ भारतीय है। इतनी छोटी सी बात आज जो है वो 3 साल से बताई जा रही है, संविधान भी बता रहा है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। ये मीडिया दिन रात जब भी चुनाव आता है तो इस क्षेत्र में इतने मुसलमान हैं, तो इतने यादव हैं, इतने ठाकुर ब्राह्मण हैं, कितने संविधान विरोधी और कितने देश विरोधी है ये मीडिया वाले हैं। मीडिया वालों को बराबर जो है भारतीय जनता दल गद्दार कह रहा है, या ये गूंज उनके यहाँ तक पहुंचती होगी, लेकिन वो अपने आदत से बाज नहीं आ रहे। उसी प्रकार बीजेपी की भी हालत है कि भारतीयता के विषय में बताया जा रहा है कि भैया जो है किसी को हिंदू मुस्लिम के रूप में मत देखो, ठाकुर ब्राह्मण के रूप में मत देखो, लेकिन नहीं, बराबर ठाकुर है। अब जैसे ये चुनाव हुआ है जिसमें बीजेपी हार गई है, तो कायस्थों ने वोट नहीं दिया। भाई जब तक तुम उनको कायस्थ मानोगे, जब तक उनको यादव मानोगे, जब तक उनको बंगाली मानोगे, तो देश में एकता वो कैसे आएगी जी। यही कितने खतरनाक दुश्मन हैं
ये सब राजनीतिक पार्टियां, उसमें सबसे आगे जो खतरनाक है वो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, और मुखौटा पानी है राष्ट्रवाद का। तो वो राष्ट्रवादी तो बिल्कुल है ही नहीं, ये राष्ट्र के दुश्मन है। हर तरह का जो है, जो यानी इस देश का वजूद है कि भारत राष्ट्र है, और हमारे सभी देशवासी वो भारतीय नागरिक हैं। इतनी छोटी सी मोटी सी बात के लिए इतनी छोटी सी मोटी बात को बताने वाला जो तथ्य है, जो हकीकत है, उसको ढकने के लिए तमाम इन इसमों का एक हवा ये खड़ा करते हैं, और क्रोध में अपने छुटभइयों को सिखा पढ़ा के बोलते हैं कि ये भारतीयता क्या होती है, वो इसके रट लगाए हैं यूट्यूब वाले सर, इनको पैक करके पाकिस्तान भेज देंगे या वहाँ भेज देंगे। ये बातें वो कहे हैं जरूर, जिससे वो पलट भी सकते हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि शायद आवाम, हमारी इस देश के आवाम जो है, वो भारतीयता के माहौल में शरीक हो रही है, उसकी तादाद बढ़ा रही है, उसको ताकत दे रही है। शायद इसी से वो परेशान होकर के इस तरह से वो धमकी पर आ गए हैं कि यूट्यूब वाले सर ये मानते क्यों नहीं है, भारतीयता क्या होती है, उनको पैक करके हम पाकिस्तान भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे। एक बात देखिए, और लोगों ने भी कहा होगा, ये भारतीयता का जो माहौल है, इसके लाने के लिए भारतीय जनता दल ने जो मुहिम छेड़ी है, कोई यूं ही नहीं, कोई राजनीतिक इसका उद्देश्य नहीं है, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय है। अब राजनीतिक तो इसलिए बच जाता है कि चूंकि एक प्रोसेस है इलेक्शन का, कि जब तक वो राजनीतिक नहीं बनेगा, राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी, जब तक वो वोट के द्वारा ये प्रमाणित नहीं होगा कि भाई जनता इसका समर्थन करती है, तब तक इस देश की संस्थाएं उसको मानती नहीं है। तो उद्देश्य उसका राजनीतिक कहते नहीं, वो राष्ट्रीय है। राजनीतिक तो उसका एक पड़ाव है। तो जो ये भारतीयता का जो मुहिम इसने छेड़ा हुआ है भारतीय जनता दल ने, ये जितने भी ये राजनीतिक पार्टियां हैं, वो ये रुकने वाला नहीं है, ये धमकियों से भी नहीं रुकेगा। और ये बात तो कई बार बताई गई है कि हम लोगों के धमनियों में वो परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का खून बह रहा है। हम लोगों की धमनियों में शहीद आजम भगत सिंह का खून बह रहा है। हम लोगों की धमनियों में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का खून बह रहा है। हम लोगों की धमनियों में अमर शहीद अशफाकुल्लाह का खून बह रहा है। हम लोगों की धमनियों में अमर शहीद खुदीराम बोस का खून बह रहा है। हम लोगों की धमनियों में अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती का खून बह रहा है। हम लोगों की धमनियों में अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई का खून बह रहा है। हम लोगों की धमनियों में अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा का खून बह रहा है। हम लोगों की धमनियों में अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलियू का खून बह रहा है। तो इतना भारतीय जनता पार्टी वाले या जेएनपीसी कांग्रेस वाले, कोई वाले यह समझ लें कि कितनी उदात्त, कितनी उत्कट, कितनी महान विचारों के साथ और कितने महान जो है कटिबद्धता और प्रतिबद्धता के साथ वो लोग इस मैदान में उतरे थे और अपना प्राणों की आहुति दे के गए।
तो ये भारतीय जनता पार्टी के धमकी वगैरह धमकी देते रहे, अधिक से अधिक क्या क्या कर सकते हैं? गुंडई, मारपीट, हिंसा, मरवाना करवा लेना। देश कम से कम जान तो जाए कि ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि ये गुंडे हैं। तो इनसे रंज मात्र भी विचलित होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हालांकि इन शब्दों का प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन चरित्र इनका यही है। जिन शब्दों का उच्चारण करने में हमको संकोच हो रहा है, क्योंकि भाषा की एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा से हम बंधे भी हैं, उसका पालन भी हम करना चाहते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद इनका चरित्र वही है जो मैंने अभी कहा। इनका राष्ट्रवाद झूठा है। ये छटे हुए गुंडे और माफियाओं का सरगना है और उसी के रूप में ये बात करते हैं। भाषा ये उनकी भाषा है। लेकिन दुखड़ा आकर के यहाँ रुकता है कि अभी भी हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं इस बीजेपी को वोट करते हैं। क्या कि वो हिंदुत्व की रक्षा करेगी, सनातन की रक्षा करेगी? हमारे देश के लोग समझ जाएं कि जो देश की रक्षा नहीं कर सकता वो सनातन और हिंदुत्व की रक्षा कैसे करेगा? देश के बाहर हमारी जो सेना है उसकी भूमिका अलग है। देश के अंदर की जो सुरक्षा है उसको देख लीजिए। ये जब भी आफत आई है वो हमारी आवाम पर, सीए के नाम पर जो हिंसा हो रही है, किसी कानून के विरोध में किसान आंदोलन के नाम पर जो हिंसा हो रही है, ये क्या रक्षा किए हैं मोदी और मोदी की सरकार और बीजेपी वाले? देश के सामने है। उनके आगे, देश विरोधी ताकतों के आगे, देश विरोधी ताकतें चाहे भारत के अंदर हो चाहे भारत के बाहर हो, उनके आगे इस मोदी सरकार ने घुटने टेके हैं। घुटने भी टेके हैं। इन देश विरोधी ताकतों के सारे पापों को धुला है और संसद में कह रहे हैं कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। यानी जनता तो पिस गई, जनता वो हिंसा और उपद्रव का शिकार हो गई। ये उन ताकतों को जिन्होंने ये उपद्रव करवाया, जिन्होंने हिंसा करवाई, उसके लिए मोदी महोदय कह रहे हैं कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। तो इनकी मेंटलिटी को पढ़िए ना। कार्रवाई के नाम पर छूट भइए। ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह, केजरीवाल को बचाएंगे, गद्दार केजरीवाल को बचाएंगे। अब कोई कह रहा था, पता नहीं कहां से समाचार उसको मिला कि केजरीवाल ये कह रहा था कि हम पर कोई टिप्पणी न करें तो हम पंजाब पुलिस से पकड़वा दें। क्या? अरे पंजाब पुलिस, या तुम पूरी ताकत लगा दो। हमारे भगत सिंह जो है वो पूरी वो अंग्रेजी सरकार है, अंग्रेजी सरकार सिर्फ भारत में ही नहीं थी, दुनिया के कई देशों में थी, जिसका कि सूरज भी डूबता नहीं था। भगत सिंह इन बातों से डर गए, प्रभावित हो गए। तो गद्दार केजरीवाल, इस बात को समझो। भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी का नारा लगवाने वाला कन्हैया कुमार का तुमने समर्थन किया था। और कुछ लोगों को तुमने मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी में भरमाकर उनसे वोट छीन लिया। तो इसका ये तो मतलब नहीं कि तुम इस देश के गद्दार नहीं हो। जो भी भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसका नारा लगाने वाले की जो समर्थन कर रहा है, वो कह रहा है कि उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जाए। टिप्पणी का मतलब तुमको तो बेनकाब करना है जी, तुमको बेनकाब करना है। कल को वो राहुल भी बोलेगा, सारी गद्दारी भी करेगा, तो कोई बोलेगा कि कोई जो है वो टिप्पणी न करे। देश के देखिए, सारी चीजें तो एक और
देश के गद्दारों की पहचान हमारे भारतीय अवाम को होनी चाहिए। यही तो मानसिक गुलामी है कि हम देश के गद्दारों को गद्दार समझ नहीं पा रहे हैं, उनको वोट कर रहे हैं। और ऐसा मत बने कि हमसे भी 2-4 लोगों से मुलाकात होती है, विभिन्न क्षेत्रों से भी मुलाकात होती है, केरल के भी भारतीय भाई बहनों से मुलाकात होती है। मैं यही सवाल करता हूँ कि जैसे केरल के अपने भारतीय भाई बहन मिल गए, मैंने कहा कि भाई आप अपने को बहुत शिक्षित मानते हैं, लेकिन आपके शिक्षा का आपकी शिक्षा का मतलब क्या है, क्या तकाजा क्या है कि आप देश के दुश्मन ये वामदलों को, देश के दुश्मन जीएनपीसी को वोट करके भेजे हैं। तो तरह तरह के उलझुल तर्क देते हैं, तो उन तर्कों को काटना पड़ता है कि साहब कोई विकल्प नहीं। मैंने विकल्प से क्या मतलब होता है? पहले इनको नकारिए तो नोटा सब कर देंगे। नोटा का मैंने कहा नोटा का जो है, नोटा में समस्या है मानता हूँ, लेकिन यदि कंप्लीट जो है इनको नकारेंगे तो वो जब इनको शून्य मिलेगा तो अपने आप जो तिकड़म करता है ये चुनाव आयोग कि सारे नोटा के वोट को वो गायब कर देता है, तब ये भी वो बेनकाब होगा। तो इस तरह की ब्रेन स्टॉर्मिंग से मतलब कि कोई जवाब नहीं बनता। तो केरल के लोग भी मिलते हैं, दिल्ली के लोग भी मिलते हैं, जो तो मैंने भाई कि ये कौन सी आपकी मानसिकता है कि इस बात को आप लोग भूल गए कि ये जो है कन्हैया कुमार जिसने कहा कि भारत तेरे टुकड़े में, भारत की बर्बादी तक जंग जाएगी, उसका समर्थन किया था। ये देश का गद्दार है केजरीवाल। क्यों इसको वोट किया? तो फिर वही बहानेबाजी से हमने तो वोट नहीं किया, वो झुग्गी झोपड़ी वाले। तो फिर उनको बताना पड़ता है भाई झुग्गी झोपड़ी वाले किए नहीं किए, लेकिन जो पॉश एरिया में रहने वाले ग्रेटर कैलाश जैसे क्षेत्रों वाले भी इसको मुफ्त बिजली और मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी के लालच की मानसिकता के दबाव में वोट किया। तो समस्या यहां पर है। पंजाब में भी ये उसको वोट मिला। हमारे पंजाब के भारतीय भाई बहन जान चुके थे, ये बात जो है कुमार विश्वास बोल चुका था कि भाई ये खालिस्तानियों का समर्थक है। तब भी हमारे पंजाब के भारतीय भाई बहनों ने गलती की, देश के ऊपर वो कलंक थोपा। जब तक जो भारतीय जनता दल कह रहा है इतनी मजबूती से हमारे सभी भारतीय भाई बहन तैयार नहीं होंगे ना, तब तक ये कलंक जाएगा नहीं। और ये सवाल बार उठेगा, हर बार उठेगा कि इस कलंक को कौन सी मानसिकता जो है उसको वोट कर रही है। कौन सी मानसिकता अभी भी ममता बनर्जी को वोट कर रही है। सवाल असल यहां है। ये पांथिक प्रवचन बहुत होते हैं। पांथिक प्रवचन माने सत्संग हो रहा है, कोई कलमा पढ़ रहा है, कोई कुरान की आयतें वो समझा रहा है, कोई जो है वो ईसा मसीह के उपदेश दे रहा है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब के उपदेश सुना रहा है, वहाँ शब्द कीर्तन चल रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये सारा बंद करके कोई सत्संग नहीं, कोई कलमा कुरान नहीं, हमारे अमर शहीदों की गाथा का ही जो है वो चर्चा चलाई जाए। हमारे देश के लोगों में सत्संग के प्रति जो है आसक्ति और आकर्षण के बजाय हमारे देश के लोगों में परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस,
अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू। इनके प्रति आदर का भाव और इनकी कुर्बानियों और शहादत से प्रेरित होकर के देशभक्ति का भाव, अवाम परस्ती का भाव, मुल्क परस्ती का भाव पैदा करने की जरूरत है। कई लोगों ने ये कहा ये सारा सत्संग जो किया जा रहा है इसको बंद करके, सारा जो कलमा जो पढ़ा जा रहा है और कुरान के उपदेश दिए जा रहे हैं और इस तरह के उपदेश, सारा कुछ बंद करके सिर्फ एक काम, बताइए जनता को किस तरह से तैयार करना, वो नहीं। इनको पड़ी है सत्संग की, इनको पड़ी है उसकी, तब जाकर के जागृति आएगी, तब ये भारत के दुश्मनों की पहचान की क्षमता वाला जो है मानसिकता जो है वो विकसित हो पाएगी। बिल्कुल भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि सारे सत्संग बंद कर दीजिए, सारे जो है वो जो कलमा जो पढ़ाया जाता है, तमाम वो इस्लाम के संबंध में पंथ का उपदेश दिया जाता है, सब कुछ बंद करिए। सिर्फ हमारे अमर शहीदों की गाथा, अमर शहीदों की जीवनी, कैसे उनका जीवन वो कर्ण का किरण रहा, चुनौतीपूर्ण रहा, अपनी कुर्बानी दिए, शहादत दिए, जान दिए इस मुल्क के लिए, वो जीवन जो है सबको पढ़ाया जाना चाहिए। कुछ करने से ही कुछ होगा, ये तो ये रहा। लेकिन देश में जो नफरत फैलाने का जो एक तंत्र है, जो मशीनरी है, जिसका जो जाल है, उसको भी समाप्त करना होगा। और उसके दो उपाय हैं। कुछ हमारी आवाम कर सकती है, और आवाम का यदि आशीर्वाद हुआ और वो उपकरण सत्ता का भारतीय जनता दल के हाथों में आया, तो वो सत्ता के उपकरण के द्वारा भी उसका पक्का इंतजाम कर देगा। अभी फिलहाल जैसा कि बताया गया है कि ये जो समाज में नफरत फैलाते हैं, कुछ इस टाइप के ग्रुप बने हुए हैं, और उसमें जो सबसे खतरनाक ग्रुप है वो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वाला। हमारे समाज में नफरत वो फैलाने का, और सिर्फ हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर आधारहीन, निराधार, बेसलेस, अनर्गल जो है आक्रमण करना। और जो मैं कह रहा हूँ इसकी पहचान इसी से है, जो मैं बता रहा हूँ, जिन चीज़ों की मैं बता रहा हूँ, अब आराम से पहचान सकते हैं कि इस मुल्क को जरूरत है भाईचारा की, आपस में प्रेम भाव की। ये उसी भाईचारा का, ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ उसी भाईचारा का मजाक उड़ाता है, और किन तरीकों से उड़ाता है बताया भी गया है, लेकिन बार बार बताने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? कि वो कहता है कि इस देश में भाईचारा वगैरह, इस देश में भाईचारा कुछ भी नहीं है। अरे भाईचारा में वो भाईजान हो गए और हम चारा बन गए। अब देखिए जरा उसकी मानसिकता पड़ी है, मतलब भाईजान से मतलब कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, या कई बार भी बताया गया है कि जो हमारे संबोधन हैं, हमारे माने भाईजान, अब्बा जान, मम्मी जान, चचा जान, हमारे जो भारतीय भाई बहनों का एक तबका है इस्लाम आस्था का, उनमें ये संबोधन जो है आदर सूचक के रूप में प्रयुक्त होते हैं और इसी रूप में देखे भी जाते हैं। कोई यदि इसका अपमान करे तो निश्चित है कि वो भारत का अपमान कर रहा है। और इसी
इसी बुरी आदत का शिकार वो है। योगी आदित्यनाथ भी है, वो भी अक्सर बोलता रहता है कि अब्बा जान, चाचा जान, भाई जान। ये भी मानसिकता को पढ़ने की जरूरत है। मैंने कहा भाई ये सारे संबोधन जो है वो सम्मानजनक है और सम्मान सूचक है, और शायद उसी मानसिकता से ग्रसित ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बोलता है भाईजान है। अरे भाईजान तो पूरा मुल्क ही, हमारे जितने भी हमारे देश के भारतीय भाई बहन हैं, सभी लोग जो भाईजान भी हैं और हमारे बहन जान भी हैं। और शायद ये भूल जाता है गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जहाँ पर अक्सर वो दौड़ा भी करता है, उसी गुजरात में ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बराबर दौड़ा भी करता है। लेकिन वो भूल जाता है कि वहाँ के हर एक नाम में जो नाम लिया जाता है, उस नाम में ही लिखा रहता है, यानी भाई या महिला होगी या बहन होगी तो बहन को वहाँ पर बहन नहीं बोल करके जो गुजराती एसेंट है उसमें बेन बोलते हैं। ये आनंदी बेन पटेल क्या है? आनंदी बहन पटेल है। बहन को गुजराती जो हमारी भारतीय भाषा है उसके एसेंट में बेन कहते हैं। तो भाई और बहन गुजरात में रहने वाले भारतीय भाई बहनों के उनके नाम में ही है। ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जरा उससे सीखे। भारतीय जनता दल उसको आईना दिखा रहा है। तो ऐसे ही है वो जो है गंगा जमुनी तहजीब एक बहुत बड़ा आधार है अपने देश का, उसको अपनाना चाहिए और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। उसका भी मजाक उड़ाता है। इसमें बस दुख इसी बात का है कि इसको यानी मुल्क के नजरिए से, देशभक्ति के नजरिए से इसको माकूल जवाब दिए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि प्रयास भारतीय जनता दल करता है। कुछ पांथिक गुरु जो है इस्लाम आस्था के, वो अपने पंथ के हिसाब से इसका मुकाबला करते हैं। वो निहायत गलत है। वो कुछ बोलता है, कुछ आक्रमण करता है, तो उसका जवाब जो है बोलते हैं हमारे कुरान की आयत में ये लिखा है, हमारे कुरान में ये लिखा है, हमारे वो। आपको कुरान का रेफरेंस नहीं देना भैया। देश के लिए कितना खतरनाक है ये सिद्ध करिए। तो कुरान की मानसिकता से बाहर निकलिए और देश के परिवेश के अनुसार इसको पकड़िए और जो है इसको आईना दिखाइए और इसके चरित्र को बताइए और इसके खिलाफ और इस गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करिए। सिर्फ जो है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, कुरान के परिप्रेक्ष्य में नहीं, इस्लाम के परिप्रेक्ष्य में नहीं। हालांकि वो इस्लाम पंथ पर ही आक्रमण करता है। यदि आपने इस्लाम पंथ के अनुसार उसको जवाब दिया तब तो आप उसके जाल में फंस गए। इसके साथ साथ कुछ सुखद अनुभूति का साझा भी करना बहुत जरूरी है। अभी भारतीय जनता दल का प्रचार तो हो रहा है, हमारी आवाम शामिल भी हो रही है। आदरणीय भारतीय भाई बहन इसके महत्व को समझ रहे हैं और ख़ास करके इस बात से बहुत माने वो मुतासिर हैं और प्रभावित हैं इस बात से कि कम से कम ये भारतीय जनता दल जो इसने अपना नाम रखा है भारतीय अवाम ताकत दल, भारत की अवाम की ताकत, वो ताकत लाना चाहता है एकता स्थापित करके। इस महत्व को भी लोग समझ रहे हैं भारत के अवाम की। और इसके संबंध में तो ये भी बताया गया कि कुछ कट्टरवादी सोच जो नाम रखा गया उस पर भी वो सवाल करते हैं।
करते देखे गए हैं, सभी तो नहीं करते देखे गए। मैंने तो बताया था ना कि हाँ कहीं पर इसने पूछा भाई क्या आपकी पार्टी का जो नाम है ये मुसलमानों की पार्टी है क्या? देखिए इस तरह के जब सवाल होते हैं तो निश्चित है कि उनके खुराफाती जो मानसिकता है उसी की उपज होती है। खुराफाती मानसिकता से उपजे हुए सवालों का जवाब कभी भी शराफत से नहीं होता है, उन्हीं के माकूल जवाब के अनुसार या बिफिटिंग आंसर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, उसी के अनुसार होना चाहिए। और मैंने भी वही कहा जब उसने ये सवाल किया कि आपकी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है क्या, हमने सीधा कहा कि जनाब आपने जिस तरह से सवाल किया है ये बिल्कुल साफ, ये बिल्कुल झलक रहा है कि आपके दिमाग में कोई खुराफात पल रहा है। खुराफात ये है कि ये इसमें उर्दू के वो अल्फाज क्यों हैं, तो उर्दू का अल्फाज जो है होने के कारण ये मुसलमानों की पार्टी हो गई। मैंने कहा मत बोलिए, हमारे बाप दादा भी उर्दू ही पढ़ते थे, आपके भी उर्दू ही पढ़ते थे, नंबर 1। नंबर 2, उर्दू इस हमारे मुल्क की एक हिंदी के ही बराबर एक इज्जतदार सम्माननीय एक जुबान है, भाषा है। ये अपने दिमाग में रख लीजिए और इन 2 तथ्यों को आप अपने दिमाग में रख लेंगे तो शायद इस तरह की खुराफात ना आप करेंगे और न इस तरह के खुराफाती सवाल आपके दिमाग में पैदा होंगे। तो ये जवाब काफी था। और शायद और जब भी इस तरह की बात समझाई गई, वहां बैठे सभी लोग, पूरा मजमा, नहीं सर बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैंने यही मानसिकता तो देश में विखंडन पैदा करती है कि उर्दू जो है वो हमारी इस्लाम आस्था वाली जुबान है। अरे नहीं भाई, उनकी बहुतायत भी करते हैं, लेकिन यह देश की जुबान है क्योंकि वो हमारे भारतीय भाई बहन हैं। तो सवाल इस बात का है कि जो भारतीय जनता दल सबको बता रहा है कि आपकी कोई भी पहचान उन्हें रही है, इस बात को इनकार नहीं है कि आप संविधान लगने के पहले, हमारे 26 जनवरी 1950 से पहले तमिल है, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ठाकुर है, ब्राह्मण है, रहा होगा। लेकिन जब संविधान लग गया 26 जनवरी 1950 को, आपकी सारी पहचान, सारे अस्तित्व इस देश में सब समाप्त हो गया। आपका एक ही अस्तित्व रहा, हम भारतीय हैं। इसी चीज को किसी भी राजनीतिक दल ने अपने अवाम को बताया नहीं। क्या बताया कि तुम कायस्थ हो तो तुम ठाकुर हो, तो तुम राजपूत हो, तो तुम हिंदू हो, तो तुम मुसलमान हो, तो तुम बंगाली हो। विखंडनकारी वाली बातें ही लोगों के दिमाग में ठूसा। लेकिन बहुत हो चुका। हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी जब नारा दिया था कि तुम मुझे खुद दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा, और लोग, माने कुछ लोगों को छोड़कर बाकी लोग नहीं आए ना, तो वो इसी मानसिकता में ग्रसित थे। शायद वो अपने देशवासियों के भरोसे रहते और अपने देशवासियों की मानसिकता पर ये हमारे देश के जो अंग्रेजों के दलाल थे, ये गांधी मंडली जो है, इनके भरोसे रहते तो आज़ाद हिंद फौज नहीं बनती। और अंग्रेज जो भागे हैं वो आज़ाद हिंद फौज के ही कारण भागे हैं। ये बार बार मैं बता रहा हूँ, और अब तो ये स्थापित सत्य जो है लोगों को भी मालूम हो रहा है। जी न्यूज़ वाला भी कहता है कि आज़ाद हिंद फौज के ही कारण, सुभाष चंद्र बोस के ही कारण जो है अंग्रेज भारत छोड़ने को मजबूर हुए। लेकिन
लेकिन ये बीजेपी वाले कभी नहीं, अभी भी उसी गद्दार नेहरू की पूजा कर रहे हैं सब, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की पूजा कर रहे हैं, जो कहता है कि दीदी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। उसी झूठ पर टिके हुए, कभी भी नहीं कहते कि नहीं भाई अंग्रेज इस देश को जो छोड़ने को मजबूर हुए सिर्फ हमारे सुभाष चंद्र बोस और उनकी सेना आजाद हिंद फौज के कारण। तो ये बीजेपी वाले भी कितने झूठे हैं, देश को धोखा देने वाले हैं, ये समझने की आवश्यकता है। मैंने बताया ना कि सुभाष चंद्र बोस की जब जीवनी खुलेगी, देश के सामने आएगा, तो ये आएगा ना कि हमारे सुभाष चंद्र बोस को भारत के बाहर पहुंचाने का जिन लोगों ने बीड़ा उठाया, जिन लोगों ने उत्तरदायित्व निभाया, वो सब के सब जो है इस्लाम आस्था वाले भाई बहनों के तबके के थे। यदि वो सारी बातें आती और वो भी सुभाष चंद्र बोस के संबंध में, तो एकता आती है ना। लेकिन चूंकि एकता ना है, इसीलिए बीजेपी सुभाष चंद्र बोस को आगे नहीं आने देती। वो किसको लाती है? सरदार पटेल को। तो उसकी इसकी साजिश को जरा समझिए। और जो है, और आगे जब आजाद हिंद फौज का निर्माण हो रहा था, तो पैसा तो चाहिए, कोई भी संगठन बनाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन एक बहुत आवश्यक वो संसाधन होता है। तो इन कांग्रेसी चमचों के लिए तो वो मिल गए थे जमुना लाल बजाज। आजाद हिंद फौज के लिए कोई नहीं मिला भारत में। कौन मिला? वो गुजरात का व्यापारी। गुजरात में कौन? एक क्षेत्र है सौराष्ट्र में एक जिला है राजकोट में एक कस्बा है धोराजी। वहीं का एक व्यापारी था मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी। 5 शब्दों का नाम है। कुछ लोग कहते हैं कि नाम तो बड़ा लंबा है, लेकिन देशभक्ति की निशानी है वो नाम लंबा से। हम तो जब भी सुभाष चंद्र बोस को का नाम लेते हैं, तो ये परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि, ये 3-4 जो है उनको उपाधियां देना आवश्यक है। तो उसी प्रकार जो मरफानी जी का नाम जो है, मानता हूं कि 5 अल्फाजों से बना है, लेकिन वो देशभक्ति के प्रतीक हैं वो। तो उनका व्यापार रंगून में था। और जब आजाद हिंद फौज का आह्वान हुआ कि भाई उन्होंने ऐसा नहीं कि कुछ योगदान कर दिया, अपने पूरे व्यापार को नष्ट करके बाकी उद्योगपति व्यापारी तो कुछ अपनी कमाई का, अपनी अर्निंग का कुछ हिस्सा जो है वो योगदान देते हैं पार्टियों को। लेकिन मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी जी ने अपने पूरे व्यापार को ही पूरा बेच दिया आजाद हिंद फौज के निर्माण के लिए। ये देशभक्ति देखिए। सुभाष चंद्र बोस को कहना पड़ा कि मरफानी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपका परिवार है, आपका बिजनेस है। उनके अंदर की जो देशभक्ति थी, मूल परिस्थिति थी, तो जो मरफानी जी के अंदर राष्ट्रभक्ति थी, वो बोल रहे थे कि नेताजी अब हमको इस व्यापार की क्या जरूरत है, हम भी आपकी आजाद हिंद फौज में शामिल हो करके एक आजाद हिंद फौज सैनिक बन रहे हैं, शामिल हो गए। ये होता है मूल परिस्थिति की पराकाष्ठा। तो ये सारी बातें तो आती ना, सारी बातें आती तो देश में एकता आती। और ये बात इस तथ्य के आधार पर ही
इस नरेंद्र मोदी ने, जबकि मुख्यमंत्री था वहाँ का गुजरात का, तो बोला था कि गुजरात का संबंध, किस अवसर पर बोला था? 23 जनवरी, जो कि जन्म दिवस है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का, कि गुजरात का संबंध हमारे नेताजी, तो मोदी जी ये हमने 23 जनवरी जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, जन्मतिथि है, उसी अवसर पर कह रहे थे गुजरात का संबंध नेताजी और उनकी आजाद हिंद फौज से बहुत गहरा संबंध है। लेकिन ये इनकी गद्दारी देखिए, किन हकीकत के आधार पर, किन तथ्यों के आधार पर जो दावा कर रहे थे कि गुजरात का संबंध जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज से है, उन तथ्यों को ही दबा गए। क्यों दबा गए? उनके मन में था कि उसमें इस्लाम आस्था वाला कोई शख्स है, इसीलिए। तो इतने गिरे हुए आदमी हैं ये। तो वो व्यापारी हमारे मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी, वो अपना व्यापार को बेच करके 1 करोड़ रुपया, जो कि इसमें हजारों करोड़ से या लाखों करोड़ से ज़्यादा होगा, और उसी गुजरात के एक सूरत के रहने वाले थे गुलाम हुसैन मुश्ताक रंदेरी, वो भर्ती कराने के लिए, भर्ती अधिकारी यानी वह रिक्रूटिंग अफसर बने थे। इन दोनों का नाम अमर है। अब इन दोनों का नाम जब सुभाष चंद्र बोस का नाम की गाथा आएगी तब तो इनका नाम तो आएगा ना। अब इन्हीं का नाम सामने ना आए, यही तो साजिश है मोदी जी की और बीजेपी की, जो कि जेएनपीसी वाले चाहते हैं। देश में एकता ना आए, ये साजिश जेएनपीसी की है, और उसी साजिश को की पूर्ति करते हैं बीजेपी वाले। देखिए ना, जिन तथ्यों के आधार पर ये मोदी महोदय कह रहे थे कि गुजरात का संबंध सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज से है, उन तथ्यों को ही ये दबा दे रहे हैं। और सिर्फ ये मैं नहीं कर रहा हूँ, गूगल में आप सर्च करने जाइए, वहाँ पर भी स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली ये लिखा हुआ है कि इन्होंने जानबूझ करके ये तथ्य छुपाया। तो यानी जिस भारतीय एकता को स्वतः जो है वो होना चाहिए, आज उसमें ये कितने बड़े बड़े देश के दुश्मन इसमें बाधक बन रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। धमकी उनकी कुछ नहीं, सामने तो आओ, सामने आने की तो तुम्हें वो हिम्मत नहीं है, नैतिक साहस नहीं है, वो नैतिक बल नहीं है तुम्हें, बिल में छुपे हुए हो, सामने आके सामना करो। सिर्फ अहंकार सत्ता का, अहंकार संसाधनों पर जो कब्जा है उसका। लेकिन ये उनको भी मालूम होना चाहिए, ताकत जनता की है, अवाम की ताकत है। अवाम की ताकत को ही वापस लाने के लिए भारतीय अवाम ताकत दल भारतीय एकता के जरिए ये कोशिश कर रहा है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।